हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो सेकंड वीडियो होने वाली है नंबर सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत चीज़ें समझी थी, अब हम उसके आगे चलेंगे। अब हम समझेंगे एक फिगर के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इन सब का एक फिगर समझते हैं ताकि हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज 1.1 में भी और बहुत सारे एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे ईजीली। तो स्टार्ट करते हैं। वो फिगर आपको अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। सारे आंसर आपको से येस और नो के अंदर देने पड़ेंगे, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो रेडी फॉर द सरप्राइज। चलो भैया देखो, सबसे छोटा भाई नेचुरल नंबर था, उससे बड़ा भाई हम लोगों ने होल नंबर को बनाया था। ठीक है, उससे बड़ा भाई हमने इंटीजर को बनाया था, और इन सब का बड़ा भाई हमने बनाया था रैशनल नंबर को। इरेशनल नंबर का जो फिगर है वो थोड़ा अलग ही बनता है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टर्म में कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या है कि सोचते सोचते या फिर रटना पड़ता है इसको अपन को कि हाँ अगर नेचुरल पहले आ गया, होल बाद में आ गया तो फिर यस कर देंगे, या फिर ऐसे करके कुछ कुछ मतलब रटेंगे अपन। लेकिन इसको हम इस फिगर से बहुत इजीली याद कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। आप सबको पता ही है कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 होता है, इसमें जीरो आता है, इसमें -4, इसमें वो फ्रैक्शन वाली टर्म्स आती है। इरेशनल नंबर मतलब जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है। अब करना क्या है, एक लिखो एवरी डैश इज अ डैश आंसर इक्वल्स टू लगा के छोड़ दो। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अगर पहले वाले ब्लॉक में नेचुरल नंबर लिखा है और दूसरे वाले में नेचुरल नंबर से बाद का नंबर, बड़ा नंबर लिखा है जैसे इंटीजर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? यस। समझ में आया ना, सिंपल हो गया ना। अगर मैं इसको ही, और अपन इसका प्रूव भी कर सकते हैं, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, इंटीजर के अंदर भी तो 1 2 3 4 5 6 आता है, उसके अंदर तो एडिशनल है ना कि माइनस के नंबर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर जीरो आता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता है कि भैया बताओ एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो होल नंबर नीचे है, इंटीजर ऊपर है, आंसर क्या आएगा? यस। है ना मस्त। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा नो। कैसे? पहले वाले ब्लॉक के अंदर अगर मैं ऊपर का कोई नंबर लिख दूं जैसे इंटीजर, और नीचे वाले जो ब्लॉक अपन ने बनाया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये इसके अंदर अगर मैं कोई नंबर लिख दूं जैसे नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। रीजन बताओ। इंटीजर के अंदर तो माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं, तो सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते, नेचुरल नंबर ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो -2 से लेते हैं, -2 1 0 1 और 2 है, ये इंटीजर है, जेड लिख लेते हैं कुछ भी वॉटेवर, और यहाँ पे आ जाएगा अपना नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 ही तो आ रहे हैं, है ना। तो जो भी नंबर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा आंसर आएगा नो, जो भी नंबर ब्लैंक्स के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उसका आंसर आएगा यस। इतना सिंपल है, बस ये डायग्राम को याद रख लेना। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके बना लो, ये फॉर्मेट लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा। अगर यहाँ पे ये डाउन वाला नंबर और अप वाला नंबर, तो आंसर आएगा यस, और वाइस वर्सा उल्टा कर देना। अगर ऊपर अप आ गया, नीचे डाउन आ गया, तो आंसर हो जाएगा नो। डन। ठीक है, चल। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। अब आप ये लोग, अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि इंट्रोडक्शन की ही वीडियो चल रही है, अभी अपन ने एक्सरसाइज की वीडियो चालू नहीं करी है। एक्सरसाइज की वीडियो जब चालू करेंगे तब पता पड़ जाएगा। चलो, अब हमको पढ़ना है प्लॉटिंग
इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम इसका ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इसको मैं ग्राफ में प्रॉपर कंपास वगैरह के साथ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अपन इसको समझ लेते हैं कि आखिर इसमें चीज़ें लगेंगी क्या। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, नहीं ज़रूरत है, ये 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। ये नंबर लाइन होती है। यहाँ के नंबर माइनस में, वहाँ के नंबर प्लस में, इसके बीच में जो यूनिट होती है, ये जो सेंटीमीटर है के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, तो 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट पे 2 सेंटीमीटर लेता, अगर मैं स्केल रख के, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाता, 3 सेंटीमीटर हो जाता। इतना हमको पता है, इतना हमको समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब करेंगे कैसे सॉल्व, देखो मैंने बोला कि √2 को प्लॉट करना है एक नंबर लाइन पे, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। करेंगे कैसे, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है h² = p² + b², हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये राइट एंगल बनता है, इसके सामने वाला हमेशा होगा h। ये वाला एंगल जो इसके खड़ी लाइन है, इससे टिकी हुई है 90 डिग्री के एंगल से, ये वाली लाइन, ये होगा p और ये होगा बेस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैंने बोला कि हमको √2 बनाना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि मैंने बोला h² = p² + b², h की वैल्यू है √2, ठीक है। तो h की वैल्यू अगर √2 है तो मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब √2 का स्क्वायर एक तरीके से 2 होता है, तो मैं p और b के अंदर ऐसा क्या रखूँ कि मेरा आंसर 2 आ जाए। p और b के अंदर मैं ऐसा क्या रखूं कि उसको उसका स्क्वायर करने पे, फिर उसका प्लस करने पे, ये जो ऑपरेशन है ये करने पे हमारा आंसर 2 आ जाए। सर सिंपल सी बात है, √1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप सिंपल सा 1 ही रख दो। तो p की वैल्यू में 1 रख सकता हूँ और b की वैल्यू भी मैं 1 रख सकता हूँ, तो 1 + 1। अब क्या हुआ, ये फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे 2 = 2 करके LHS = RHS नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, अब मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन रफ समझ रहे हैं, वो पेपर पे अपन प्रोटेक्टर क्या, कंपास वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह सब बढ़िया समझेंगे। चलो, 1 यूनिट बेस वाली, ये लाइन बेस मानते हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन हम परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। मैं यहाँ से अगर इसको ले लेता तो मानता मैं, तो मेरे को यहाँ पे भी इतना ही बड़ा लेना पड़ता। ये बेस है, ये 1 के बराबर है, ये p है, ये 1 के बराबर है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये किसके बराबर होगी, √2 के बराबर होगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे कंपास, है ना, और ये जितनी लंबी ये है उतना ही ये ऐसे कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे कट ही गया, तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है अपना √2 का पॉइंट। सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है आपको। h² = p² + b² के अंदर h² में आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √13 हो, √11 हो, √17 हो, √19 हो, कोई सी भी वैल्यू हो उसको रखना है, और उसके साथ के p और b के वैल्यू सोचनी है, रखनी है। आपके पास ये चीज़ निकल के आएगी, ग्राफ पे रखनी है, सॉल्व करनी है, इसके बराबर का नाप लेना है, कट लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो जो भी हमारे वीडियो के अंदर आगे का टॉपिक था वो था कि हमको अब प्लॉट करना है √2, √3 और √5 नंबर लाइन पे।
ठीक है, जब हम नॉर्मल चीज़ों को प्रूव करते हैं तब तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। मतलब कि अगर मैं 2 3 5 को प्लॉट करूंगा तो मेरे पास अगर ये एक नंबर लाइन है तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तब तो मैं इसको बहुत इजीली प्लॉट करूंगा। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि अपन जब इरेशनल नंबर की बात करते हैं और जब हम इरेशनल नंबर को प्लॉट करना चाहते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो ही जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, करना हमको सेम चीज़ है। जैसे इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज़ करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये अपना थीटा एंगल होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। इसके सामने वाली जो साइड होती है ये होती है सॉरी इसके सामने वाली जो साइड होती है ये होती है एच, इसके सामने वाली जो साइड होती है ये होती है पी, और ये वाली होती है बेस। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बेस का बी का मतलब होता है बेस। अब हमको इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? तो हम पहले है ना √2 को प्लॉट करके देखते हैं। √2 को प्लॉट कैसे करेंगे? एक सिंपल सी नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सी नंबर लाइन, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाइए मैंने, ये 4 से 14 तक कर लेता हूँ ताकि ये 5 बीच में आ जाएगा इसके, तो ये 9.5 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, थोड़ा और खींच लेते हैं नंबर लाइन को। ठीक है, डन। ये पॉइंट है 0। अब सुनो मेरी बात, मेरे को इक्वल सेंटीमीटर की ज़रूरत है। अब वो इक्वल सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेके चलूँगा। 2 सेंटीमीटर को मैं 1 यूनिट बोलूँगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 यूनिट गैप है, इसका मतलब कितना है? 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 यूनिट गैप है तो कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा सेंटर पड़ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट है, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे ये 17 हो जाएगा। लाइन और बड़ी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इसी एरिया में ध्यान देना। अब क्या करें? अब ये करेंगे कि नंबरिंग करते हैं। ये है अपना 1, ये है अपना 2, ये है अपना 3। अब देखो, अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है h² = p² + b²। हमको h की जगह पे ही तो √2 प्लॉट करना है, तो h की जगह पे अपन √2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ p और b पे मैं क्या ऐसी वैल्यू लूं जिससे मेरा आंसर √2 का स्क्वायर बन पाए। पहले क्या बात करो कि √2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो p की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। b की जगह पे 1 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 1 + 1, 1 + 1 इक्वल हो गया 2 + 2। LHS बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब हमको b की जगह भी, हाँ, इसका मतलब हमको परपेंडिकुलर की जगह भी क्या लेना है? 1 लेना है, बेस की जगह भी 1 लेना है, तो हमारा जो h है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। डन डन, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? देखो 1 है, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है सर, ये 1 यूनिट है। ठीक है, अब 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो हमने खींची यहाँ से ये प्रॉपर 1 सेंटीमीटर की लाइन, ये है अपनी बेस की लाइन। ठीक है, अब अपन ने यहाँ से खींची है 2 सेंटीमीटर की एक और लाइन खींचेंगे। क्यों 2 सेंटीमीटर? क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट है, तो यहाँ से हमने ले ली 2 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। अब मेरी बात सुनो 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 सुनो, ये अपनी 1 यूनिट, ये भी अपनी 1 यूनिट। ठीक है, तो और ये जो लाइन है, अब हमको चाहिए होगा कंपास। एक सेकेंड, मैं कंपास में सेट नहीं किया था पेन से। 1 यूनिट + 1 यूनिट मतलब कि 1 वो अपन ने किया था, तो 1 यूनिट के 2 यूनिट आ रहा था, तो ये √2 एक तरीके से ये 2 वाली एरिया है, ये 2 यूनिट वाली एरिया है। अब हम इसको एक सेकंड के लिए ऐसे यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, और ये करेंगे ऐसे। इतने जो हाइपोटेनियस की साइज है वही साइज इक्वल्स टू होने वाली है √2 के। कैसे? देखो, ये यहाँ पे रखा और ये हमने यहाँ से ये आर्क लगा दिया। ओके डन। ये आर्क जहाँ पे लगा है ना सर, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन एज √2। √2 की वैल्यू 1.414 कुछ होती है। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि ये 1 और यहाँ पे अगर ये 1 और 2 होता है, इसके सेंटर से भी हल्का पहले आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो प्लॉटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। √2 की वैल्यू
अपनी ऐसे निकल के आई है। समझ में आया? अब हम करेंगे √3 और √5 का। जैसे हमने √2 को समझा, √3 बनाना थोड़ा सा एडवांस है, मतलब थोड़ा सा टफ है, तो हम √3 को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में हम कहीं पे भी 0 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर ही मानेंगे, आप 3 भी मान सकते हो, लेकिन रहेगा 1 यूनिट ही, ध्यान रखना है। ये 4 है, ये 6 है, ये लाइन बड़ी कर लेते हैं, इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 0 वाला है, या फिर आप इसको O भी बोल सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है बॉस? ठीक है, अब देखते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मतलब हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की जगह में क्या रखें, b की जगह में क्या रखें, तो जो भी होगा वो कहीं ना कहीं √2 का स्क्वायर रख सकते हैं, हम 1 का स्क्वायर रख सकते हैं। वाई √2 का स्क्वायर? क्योंकि सर अगर हम 2 का स्क्वायर रख लेते तो हमारा आंसर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 + 1 5 हो जाता, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा अपना 3 + 2 + 1, 3 इज इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू RHS। डन। अब हमको पहले √2 का कहीं ना कहीं ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो लेकिन हम √2 को बेस मान लेंगे। अभी हम करते हैं, आप बस देखते जाओ, आपको होगी वो स्टेप फॉलो करने, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। हमने माना था ये इसका लाइन होगी, तो फटाफट से मैं पहले √2 का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। √2 का बना रहे, √2 अपन बनाना सीख चुके हैं। ये O ले लेते हैं, इसको हम, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, AB, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, और यहीं से लेके इसको हम ऐसे काट देते हैं, छोड़ो पूरा काट देते हैं अपन। ये जो पॉइंट आया है हमारा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, और ये जो पॉइंट है ये ही पॉइंट हमारा √2 का पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? √2 का पॉइंट। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अब यहाँ से क्या करना है, अब हमको यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और कितनी खींचनी है, पहले आप कितनी खींचनी है, 1 यूनिट की खींचनी है। तो हम पहले ही, अपन को पता है कि हमने 1 यूनिट बराबर स्टार्टिंग में ही 2 सेंटीमीटर माना था, तो हम इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो 17 से 2 सेंटीमीटर कितना जाएगा, 15 जाएगा, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। डन। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, इसको हम कुछ ऐसे, और ये पॉइंट बन जाएगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जहाँ पे ये, ओके सॉरी, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 1.732, और 1.732 का मतलब ही क्या होता है, √3। तो हमारा √3 ऐसे रेडी हो जाएगा। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, A है, ये A है, ये B मान लिया, ये O मान लेते हैं इसको, ये 0 है, अब O है, ये A है, ये B है, ये C है, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं हम E पॉइंट, ठीक है। तो हमारा √3 का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। समझ में आया? कुछ नहीं करा, पहले √2 बनाया, एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इन दोनों लाइन को जोड़ दिया। यहाँ पे जितना भी अपना ये आया है प्रकार से, वही कंपास से, इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, और उसी वजह से हमारा √3 बना है। अब √5 बनाएंगे एक बार अपन। √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना कंपेरेटिवली ज़्यादा सिंपल है √3 से, क्योंकि √3 के अंदर हमको √2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ रही थी, पर √5 के लिए हमको h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या। तो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू आ सकती है वो √2 लिखे या 2 लिख सकते हैं। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि p की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, और b की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। लेकिन इसका एक और मेथड भी तो है, क्या, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये √5 का स्क्वायर हो रहा है, तो p का स्क्वायर पे मैं √2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और √3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बनाने हमको आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 2 + 3 बराबर 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, लेकिन इसको करना कितना ज़्यादा टफ है, नहीं कर सकते, पर इसको करना कितना ज़्यादा सिंपल है। तो इसको करेंगे ना हम, ये वाला भी तो यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये खींचे नंबर लाइन, इसको मान लिया ये हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट रखेंगे हम, जैसा हम रखते आ रहे हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, मैंने 2 सेंटीमीटर ही माना है। 2 सेंटीमीटर क्यों मान रहा हूँ मैं? वीडियो में मैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान सकता था, नहीं,
आप 1 सेंटीमीटर भी मत लेना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेने से आपका जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर एक बढ़िया है, और 3 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बनेगा। तो वैसे इसकी चॉइस आपकी है, इसके अंदर कुछ भी सही गलत का सिचुएशन नहीं है कि आप कितना सेंटीमीटर लेना चाहते हैं, कितना यूनिट लेना चाहते हैं। हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया है, ये वाला हम नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला कर रहे हैं। तो पी की वैल्यू हम 2 लेंगे, और 2 का मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 का मतलब तो 1 यूनिट ही। तो हमने बेस माना था कितना सर, 1 का मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडी है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब इसको हम जोड़ देंगे। ओके, ये जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये ओ के ऊपर रखेंगे कंपास, इसको खींचेंगे, ये लगाया जोर, और यहाँ से कटक करके अब मैं इसको पूरा खींच देता हूँ, है ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। अब देखो 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 देखो, ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज √5 का पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, कि देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला था मैं, हाँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा ही √5 होना चाहिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से कम आना चाहिए, मतलब कि 3 से कम आना चाहिए, है ना। तो 3 से कम आ रहा है, 3 से कम आ रहा है, इधर जा रहा है, और 2 से हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, और √5 की वैल्यू भी लगभग 2.2 समथिंग की होती है। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। इसका कहने का मतलब ये है, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा डाउट आता है एग्जाम में कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो आप एक बार √5, √6, √7 इनकी वैल्यू थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना। जैसे √5 भी यहाँ, √6 यहाँ बनेगा, √7 यहाँ बनेगा, √8 यहाँ बनेगा, 9 वाला तो सीधा यहाँ बन जाएगा, है ना। √9 3 होता है, फिर थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो अगर √11 की वैल्यू भी आती है तो वो भी आप आराम से निकाल पाओगे, वो 3 और 4 के बीच में आएगी। तो ये है हमारा √2, √3, √5 का नंबर लाइन पर प्लॉटिंग। आपको होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं वापस हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ, डेसिमल एक्सपेंशन पे। नया टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल पॉइंट एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल पॉइंट एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं नंबर लेता हूँ 1/7, कल की वीडियो में 1/7 लिया था अपन, है ना। तो अगर मैं इस 1/7 को डिवाइड करता हूँ, तो करके देखेंगे, 1428 आया था ना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। डेसिमल के बाद चीजें बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं इधर ही 1/3 लिख देता तो इसका आंसर क्या आता, 0.33333333 बढ़ता ही जाता, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा होता। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन में ये डिवाइड करना तो सर हमने बचपन में सीख ही लिया है। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम क्या सीखेंगे, 4 टर्म बताता हूं मैं तुमको। पहली टर्म टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, या फिर इसको रिपीटिंग बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, इसको नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट मतलब चीज खत्म हो जाना, बंद हो जाना। प्रेसिडेंट का क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड है वो टर्मिनेट हो गया है, तो बंद हो गया, खत्म हो गया। आप बेचारे प्रेसिडेंट जी नहीं है, मतलब जिंदा तो है मगर वहाँ नहीं है, कुर्सी पे नहीं बैठे, तो खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होना। रिकरिंग रिपीटिंग मतलब रिपीट होते रहना, बताएंगे। नॉन रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे तो। और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब भी क्या हो रहा था, इरेशनल नंबर हो रहा था। तो अब मैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेता हूँ और ये 1/7 को हटा देते हैं अपन। ठीक है,
तो पहले का एग्जांपल ले रहे हैं टर्मिनेटिंग का, तो कोई सा भी नंबर ले लो, 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या है, 0.25। इसके आगे आपका रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 4 1 0 लगाया 0 लगाया, 8 लिया 2 लिया 2 लिया 0 लिया 5 लिया 2 लिया, खत्म। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 0। 0 का मतलब इसके आगे नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आ गया, इसके आगे नहीं होगा। तो ये क्या टर्म है, 0.25 बराबर 1/4, ये टर्म है टर्मिनेटिंग वाली टर्म, टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इस पर लिख सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो टर्म है वो, जैसे कि वो 1/3 डिवाइड करते रहोगे भैया, 15 खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिकरिंग रिपीटिंग का क्या मतलब होगा, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1/9 का, नहीं 1/11 का लेते हैं। देखो हाँ, थर्ड वाले का कर रहे हैं ना अपन, ये सेकंड वाले का था। 1/11 इसको सॉल्व करने पे आपको जो आंसर आता है ना, वो आता है 0.09090909 करके देख लेना, आएगा ये। तो इसका आंसर क्या है, 0.09 के ऊपर बार लग रहा है, क्यों, क्योंकि हर दो नंबर के बाद सेम नंबर 2 बार आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो 0.09 बार लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, कि ये क्वेश्चन जो कि 1/11 है, ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है। और नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो चलता ही जा रहा है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या हो सकता है, एक और चीज बताई थी ना कि पाई जो है वो क्या है। चलो तो इस वाले के अंदर अपन पाई का एग्जांपल ले लेते हैं एक बार के लिए। वैसे तो वो नॉन, यार मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा है ना, नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। कौन सा, पाई का एग्जांपल। तो पाई का मतलब होता है 3.1415 करके कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो मैं इसी का आंसर, क्योंकि अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है कोई एग्जांपल इसका, तो अपन पाई की वैल्यू 3.1415 करके कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते। इसकी जो वैल्यू वो मान सकते हैं, पर हम उसको नॉन रिपीटिंग मानेंगे, क्योंकि ये कभी वापस से रिपीट नहीं होगा वर्ड, ठीक है। और ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा, कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा, इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये था डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमको पूरा डेसिमल एक्सपेंशन का टॉपिक समझ में आ जाता है इससे, ठीक है। और जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी उसको हम बोलेंगे पाई, मतलब इरेशनल नंबर। डन डन। आगे बढ़ने से पहले डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है मैंने, आप इसको पढ़ो। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर वो टर्मिनेट तो नहीं होगा पर रिपीट होगा, या तो वो टर्मिनेट नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग, पर वो रिपीट हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डेसिमल, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एग्जाम के अंदर आपको है ना फॉर्मेट दे दिया होता है क्वेश्चन का, कि बताओ ये जो चीज़ है, कोई नंबर दे दिया, बताओ ये रैशनल है कि इरेशनल है। अब हमको देख के पता नहीं पड़ता है, तो हमको उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मतलब वही डिवाइड करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमको बताना पड़ेगा। अगर वो आंसर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता है तो वो रैशनल होगा, और अगर वो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है तो वो आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब कि इरेशनल नंबर में जो भी डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। सेम एग्जांपल अगर मैं उठाऊं तो एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो 0.010010001000, तो हम इसमें इजीली बोल सकते हैं कि सर ना तो ये नॉन टर्मिनेट है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे 3 जीरो तो यहाँ पे 4 जीरो आ गए है ना, वो 1 रह गया था, 4 जीरो आ गए, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, तो वो कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमारी, ये जो फॉर्मेट है ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है।